A warm welcome to all the boys and welcome to our next session. Now one by one we have seen various categories of the diseases caused by the pathogens, microorganism which creates a harm and in some way वो जो हार्म होती है बॉडी सिस्टम में अलग अलग जो ऑर्गेन्स है वो ऑर्गेन्स डिसीज के सिवियरिटी के अनुसार सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। नाउ दीज आर द लाइव ऑर्गेनिज्म बट इन आवर डे टू डे लाइफ हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में जो फीड मटेरियल इनटेक ऑफ फीड मटेरियल अलग अलग तरह के यूज करते हैं वो किस तरह से होना चाहिए और अगर कोई फूड मटेरियल अगर कमी आती है खाने में बराबर नहीं कर पाते हम लोग तो ऐसे समय जो बॉडी की सेल्स ग्रो होना है ऑर्गेन सिस्टम्स ग्रो होना है वहां पे उसका परिणाम दिखाई देता है। अब ये कोई पैथोजन नहीं है, ये डिसीज एक से दूसरे को स्प्रेड नहीं होता, इसलिए द कैटेगरी इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। इसको क्या कहेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। आपको ध्यान में ये रखना है कि सो मेनी फैक्टर्स इन आवर डेली डाइट, हम लोग जो डेली खाना खाते हैं उसमें ऐसे कई सारे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी में डिफॉर्मिटी का मतलब होता है कमियां, अपने ऑर्गन्स में कमियां, और इसके कारण ऑर्गन्स आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग। उसका सीधा परिणाम ये कहाँ पे होगा? ये सीधा परिणाम होगा हमारी हेल्थ के ऊपर। इसीलिए डॉक्टर्स आपको मेडिसिन के साथ साथ खाने पीने की चीज भी प्रिस्क्राइब करते। क्यों करते हैं? ये इसके पीछे की एक वजह होती है कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपके सिम्टम्स देख के, आपको जो डिसीज हुआ है वो डिसीज के जो चिन्ह है जो बाहर से दिखाई देते हैं या फिर आपसे बातचीत करते समय वो ये जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन से न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से पेशेंट को क्या तकलीफ हो रही है। सो ये जो चीजें होती है ये इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ लोग इग्नोर करते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ द टेस्ट ऑफ द फूड। नाउ यू विल गेट a lot of vitamins in green vegetable, fresh and green vegetable, as well as those non-vegetarians they can get in some non-veg foods also. So these important materials are the building blocks. They are called as a building blocks, और ये आवश्यक प्रमाण में जिसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिमम, इन ऑप्टिमम क्वांटिटी ये हर व्यक्ति ने लेना चाहिए। जब हम लोग बचपन से चाइल्डहुड से ग्रो अप कंडीशन में होते हैं तो ये सारी चीजें आवश्यक होने के कारण हर व्यक्ति ने इनको खाना चाहिए, और जब इग्नोरेंस के कारण हम ये नहीं कर पाते हैं तो देन वी फेस द हेल्दी डिफॉर्मिटीज का मतलब कि हमारे हेल्थ में कहीं ना कहीं वो गड़बड़ वाली कंडीशन ये आ जाती है। सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में आज हमको यही जानना है कि किस तरह के न्यूट्रिएंट्स या फिर जो दूसरे कंपोनेंट्स है वो अगर हम लोग नहीं खाते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें हम लोग देख रहे हैं दैट इज अ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जब कोई भी फूड मटेरियल ये खाया जाता है, खाने के बाद
एक प्रोसेस है कि हम लोग उसको चबा के खाते हैं, उसको बारीक करते हैं, वो इसलिए ताकि जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये उसके ऊपर एक्ट करे तो इजीली उसके जो कंपोनेंट्स है वो अलग अलग चीज में चेंज हो सके। कार्बोहाइड्रेट से हमको ग्लूकोज मिलेगा, प्रोटीन से, देन फैट मटेरियल से। तो इस तरह ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हम लोग जब खाएंगे तो उसी से बनेंगी एनर्जी। उसी से क्या बनेंगी? एनर्जी। और वो स्टोर होती है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल, और उसी एटीपी मॉलिक्यूल से हमारे शरीर के क्रिया ये चलती रहती है, वो कहीं भी रुकती नहीं। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीईएम नाम से जानते हैं, तो दिस इज द कंडीशन इन चाइल्डहुड। 1 साल के पहले का बच्चा या फिर 3 साल तक, 1 से 3 साल तक, अगर वो व्यक्ति को प्रॉपरली खाने की चीजें अगर नहीं मिल पाती है तो इसका सीधा असर सेहत पे होता है। क्योंकि चाइल्डहुड में अभी उसके ऑर्गन सिस्टम भला ही डेवलप हुई, लेकिन प्रॉपर वर्किंग स्टेज में आने को समय लगता है, और उन ऑर्गन्स को विकसित होना ये अत्यंत आवश्यक इसलिए होता है टू मेंटेन अ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ये तभी हो पाएंगी जब प्रॉपर एनर्जी ये शरीर में मिलेंगी। तो इससे 2 तरीके के, जैसे 1 साल के बच्चे जो है उनमें जनरली मैरास्मस ये एक कुपोषित कंडीशन होती है। कुपोषित कंडीशन जहाँ पे प्रॉपर खाने की चीज नहीं मिलने से, तो ये मैरास्मस बिलो 1 ईयर, ये ध्यान में रखना है। एंड क्वाशियोरकॉर इन बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर। अब इससे खाने की चीज ही नहीं मिल रही है तो उसका जो एक्सटर्नल या बाहरी अपीयरेंस ये किस तरह से होगा? तो पहले थिनिंग लिम्स, जो हाथ पांव है वो हाथ पांव धीरे धीरे पूरे बारीक बारीक होने लगेंगे। देन रिब्स, जो ये ढांचा है, छाती का जो ढांचा है वो ढांचा ऊपर दिखाई देगा। मीन्स रिब्स ये वो स्किन कवर के अंदर प्रोमिनेंटली दिखने लगेंगी। उसी के साथ साथ द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर मीन्स प्रॉपर खाना ही नहीं हो रहा है तो डाइजेशन प्रोसेस ये नहीं हो नहीं पाएंगी। उसमें डायरिया है, डिसेंट्री है, ऐसे बहुत सारे परिणाम उस पेशेंट में दिखने को मिलेंगे। और साथ साथ ही उसका जो बुद्धि का विकास होना है, शरीर का विकास होना है, ये सारी चीजों के ऊपर उसका परिणाम होगा। वो ये परिणाम होगा कि प्रॉपर कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम ये डेवलप नहीं हो पाएंगी, और उसका सीधा परिणाम ये कहाँ पे होगा? ब्रेन के ऊपर। तो एक वैचारिक सोच वाली जो क्षमता है, दिस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। उस चाइल्ड की फिजिकल मेंटल ग्रोथ के ऊपर सीधा परिणाम होगा ड्यू टू नॉट गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। जो बैलेंस फूड में जितने सारे घटक है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, तो ये घटक न मिलने से ये कंडीशन आती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, that is vitamins. So different vitamins are there, and vitamins, it is a composition, it is a chemical composition की compositions होते हैं जो शरीर को विकसित करने के लिए प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो फर्स्ट विटामिन ए जिसका जो केमिकल कंपोनेंट है, this is retinol is a chemical component of vitamin A, and अगर वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता है, बचपन में आपने देखा होगा कि
हम लोग जब भी डॉक्टर की तरफ जाते हैं या घर में हमारे जो पेरेंट्स है ये ज़्यादातर सब्जियों में ग्रीन वेजिटेबल्स लाते हैं, पत्ती वाली जो सब्जियां होती है वो लाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो घटक होते हैं ये हमारी आई साइट स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्निया, ऑल द components will properly develop there and will produce a proper sensitive cell which help to identify the colors. So this xerophthalmia condition that is a cornea defect, जो आई के अंदर जो कॉर्निया होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती, तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस सर की कंडीशन कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी ये कम होते जाती है तो आपका जो आई साइट है वो भी वीक होते जाता है। वीक यानी आपको जो दिखाई देना वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इन दिस केस इफ प्रॉपर क्वांटिटी में हमने ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लिए जिसमें हमको रेटिनॉल या विटामिन ए मिलने वाला है। तो दूसरे इस पे आते हैं कि अगर शरीर में विटामिन B1 दैट इज अ थायमिन इट इज अ केमिकल कंपोनेंट विच अफेक्ट दैट इज बेरी, द नेम ऑफ डिसीज इज बेरी। इसमें जो आपके जो मसल्स है, बॉडी के जो मसल्स है वो मसल वीकन, दे गेट वीकन, और मसल वीक होने से आपको चलने फिरने या कोई भी काम में तकलीफ होंगी। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द डिस्ट्रोफी का मतलब कि जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाती, वो मसल सिकुड़ जाते हैं। ऐसे कंडीशन में उसका सीधा असर ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर भी गिरता है, क्योंकि बॉडी इज नॉट properly working, that is due to because of the chemical thiamine which is called as a vitamin A. Next, vitamin B3, the chemical component is niacin. And it creates the disease condition that is the pellagra. Pellagra is a disease condition and it is also referred as the 4D syndrome. क्यों? क्योंकि सबसे पहले शुरुआत होती है स्किन इन्फेक्शन से, जिसको कहा जाएगा डर्मेटाइटिस। देन इट ऑल्सो अफेक्ट द डायरिया, वॉट एवर द फूड यू आर ईटिंग, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाता डाइजेस्ट, ड्यू टू सम इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स आर ऑल्सो क्रिएटेड, सो डायरिया। देन डिमेंशिया मीन्स धीरे धीरे उसका असर आपके दिमाग के ऊपर होगा। योर ब्रेन गेट वीकन, और जो सोचने की क्षमता है वो धीरे धीरे वो व्यक्ति खोने लगेगा, और जिसका फाइनली असर ये क्या होगा? द डेथ ऑफ पेशेंट। उसका फाइनली असर होगा कि पेशेंट की डेथ हो जाएंगी, बिकॉज ड्यू टू द डायरिया कंडीशन the body is not properly or fails to produce the energy. Next, vitamin B12, here this is cyanocobalamin. It is a chemical group and it creates the condition pernicious anemia का मतलब ये होगा कि आपके बॉडी की जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, वो रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे या कम होते जाएंगे, और उसके कारण द एनीमिक कंडीशन विल क्रिएट, मीन्स आपके शरीर में जो खून की कमी है वो खून की कमी होने लगेंगी। और ब्लड इट इज अ मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, जो भी बॉडी में जितना भी सर्कुलेशन होता है उससे आपको फूड मटेरियल, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ये भी पहुंचाए जाते हैं। उसी के साथ साथ जो एक्सेसिव अनवांटेड मटेरियल है वो मटेरियल भी रिमूव होता है ये सर्कुलेशन प्रोसेस में। सो हियर इन एनीमिक कंडीशन द लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होना,
बॉडी बिकम पेल, पेल, निस्तेज, विकर्ण, वो जो ये होता है पेशेंट, वो धीरे धीरे थीन या दुबला पतला वो होने लगता है। क्यों? एंड द नंबर ऑफ आरबीसी आर लेस डाउन ड्रास्टिकली। So this is the effect of this vitamin B12. Now vitamin C referred as ascorbic acid, और इससे होता है the disease, name of disease is scurvy। अब स्कर्वी में जनरली जो आपके जो गम्स है या टीथ्स है, वो गम्स और टीथ ये इसमें से खून निकलना चालू होगा, क्योंकि साइड बाय जो मजबूती आपके गम्स को मिलना चाहिए वो मजबूती कौन किससे मिलेंगी? एस्कॉर्बिक एसिड से, और जिसके कारण यहाँ पे गम ब्लीडिंग शुरू होना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे टीथ फॉल्स यानी दांतों का गिरना, और खाते समय अगर वो फूड मटेरियल ये प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होता है तो शरीर के अंदर जाने के बाद डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। डाइजेशन नहीं हुआ तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होंगी, और उसका सीधा परिणाम ये आपके हेल्थ के ऊपर होगा, विच विल क्रिएट द लॉस ऑफ वेट कंडीशन ये यहाँ पे क्रिएट होंगी। देन विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल इट इज अ केमिकल, और केमिकल्स में रिकेट्स पाए जाते हैं। जो पैरों में जो वुंड होता है वो रिकेट्स ये छोटे बच्चों में पाया जाएगा। एंड ऑस्टियोमैलेसिया ये होता है एडल्ट्स में। ऑस्टियो का मतलब है बोन। अब यहाँ पे ये सीधा अफेक्ट होता है आपके बोन्स के ऊपर। जब हम लोग विकसित स्टेज में है, ग्रोइंग अप स्टेज में है, तो ये विटामिन न मिलने के कारण आपकी जो बोन्स है वो ट्विस्टेड यानी दुभंग जाएंगी, एज वेल एज जो प्रॉपर रेशियो में या प्रपोर्शन में हाथ की पैर की बोन्स मिलना चाहिए वो बन नहीं पाएंगी। उसमें कहीं से तो भी बेंडिंग पोजीशन आएगा, पैरों में बेंडिंग पोजीशन आएगा तो यू विल नॉट वर्क प्रॉपरली, आपको चलने में तकलीफ है, हाथ से काम करने में तकलीफ है। एंड डीफॉर्म्ड रिब्स, आपके जो रिब्स है, ये जो रिब केज होता है, ये रिब केज भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, बिकॉज इज डायरेक्टली अफेक्टिंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब ये विटामिन की कमियां ये ध्यान में रखना आपको, उसके डिसीज कौन सा होगा। एंड फाइनली विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स, कि ये विटामिन न खाने से उसका शरीर के ऊपर क्या परिणाम हो सकता है। सम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स आर ऑल्सो द आयरन विच यू कैन गेट इन एम्पल अमाउंट इन द ग्रीन वेजिटेबल में ज़्यादा प्रमाण में आपको ये होगा। अब आयरन की कमी होने से शरीर में खून की कमी होती है, जिसका सीधा असर ये एनीमिक कंडीशन में आपको टायर्डनेस ये बहुत जल्दी आएगा। क्यों? ड्यू टू द डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड, आपके शरीर में जो खून की कमी हो रही है वो खून की कमी के कारण ये क्या होगा कि खून ही प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो सेम कंडीशन जो हमने यहाँ पे देखी पर्निशियस एनीमिया में, वही कंडीशन यहाँ पे होंगी। तो इस प्रकार एनीमिया अफेक्ट ऑन द बॉडी। एंड लास्ट कि आपने कई बार पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आती है, टीवी पे भी देखा होगा कि आयोडीन युक्त नमक, अगर आयोडीन की कमी खाने में है तो यहाँ पे इट विल क्रिएट द जॉइटर दैट इज द enlargement of thyroid gland which secrete the thyroid stimulating hormone, और थायराइड हार्मोन का सीधा असर ये आता है
ग्रोथ के ऊपर अगर ये नहीं मात्रा प्रॉपर मात्रा में अगर नहीं मिल रहा है तो ये क्रिएट हो सकता है गिगेंटिज्म। तो दिस वन इट रिटार्डेड ग्रोथ, बिल्कुल छोटी हाइट होंगी वो पेशेंट की, यहाँ पे थायराइड स्वेलिंग, दीज आर द सिम्टम। सो दैट्स व्हाई योर फूड इट शुड बी टेकन एज अ बैलेंस फूड। बैलेंस फूड में वेजिटेबल्स आप कंज्यूम कर सकते हैं जहाँ पे एम्पल अमाउंट में आपको ये सारे विटामिन्स, आयरन, आयोडीन ये पाए जाएंगे। Now next, now this point is much more important regarding a present age, your present age. Now you just pass out your 10th standard. Now this stage, that is the stage of 13 years to 19 year, 13 से 19 साल का जो आपका ग्रोथ पीरियड होता है, it is a most risky and dangerous, because ये पीरियड कहाँ से शुरू होगा? Right from your puberty, that is a complete development of your reproductive organs and your starting of adulthood। आपके एडल्टहुड की जो शुरुआत होंगी वो सीधे सादे शब्द में ये कहा जाता है कि आप लोग जब ग्रेजुएशन करते हो उस समय आप में थोड़ी सी ब्रिलियंसी आ जाती है, आप इंटेलिजेंट बन जाते हो, या आपकी जो सोच या सोचने की क्षमता ये प्रॉपरली डेवलप होती है। अभी भी आपने ये घर में एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी चीजें है तो आपको बार बार मम्मी गाइडलाइंस देंगी या आपके पापा गाइडलाइंस देंगे। वो क्यों? क्योंकि दिस स्टेज इट इज मोस्ट रिस्की एंड डेंजरस स्टेज। नाउ दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द एडोलिसेंस। क्या कहेंगे इसको? एडोलिसेंस। और इसके इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं दैट इट spoil completely your personality development। your personality development का जो पार्ट है कि आपने कैसा रहना है, कैसा सोचना है, कैसा बिहेव करना है, ये सारे चीजों के ऊपर एक सोशल इंटैक्ट में, समाज में इसका एक बहुत बुरा परिणाम भी हो सकता है। सो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है कि एडोलिसेंस ये पर्टिकुलर स्टेज ये होती है 13 इयर्स टू 19 इयर्स, और ये जो बीच का पीरियड होता है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वी बिलीव मोर ऑन आवर फ्रेंड्स देन आवर पेरेंट्स। नाउ पेरेंट्स, एवरी पेरेंट फॉर देयर चाइल्ड दे ऑलवेज सजेस्ट अ गुड सजेशंस, वो जो आपके भले के लिए होती है। बट here in this particular period your mood, your physical and attitudinal changes, now this cause the mood swing, mood swing यानी आप जिस मूड में हो या जो आपकी सोचने की जो क्षमता है उसमें एकदम से चेंज आ जाना। अब वो चेंज किस तरह से आता है? इसका असर ये होता है दोस्तों की बुरी संगत, दे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी शुरुआत हम लोग कर लेते हैं, हालांकि वो चीजें शरीर के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होती, ऑलवेज डेंजरस। सो सम पॉइंट्स यू हैव टू नोट डाउन, दैट इज व्हाट इज एडोलेसेंस। इमोशनल, फिजिकल, एटीट्यूडनल चेंज। आपकी इमोशन, छोटी छोटी बात के ऊपर नाराज हो जाना, आपका जो बॉडी सिस्टम है वो भी प्रॉपरली काम न करना, एंड एटीट्यूडनल, जहां जिस चीज को समझना है वहां पे आपकी सोचने की क्षमता बदल जाती है। तो ये इसी को कहेंगे हम लोग मूड स्विंग, सोचने में विभिन्नता आना, ये चीज को कहेंगे मूड स्विंग। नाउ
मेनली द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, जिनको इसकी लत लग जाती है ड्रग्स की, अल्कोहल की, बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग दे डायरेक्टली अफेक्ट ऑन योर नर्वस सिस्टम एंड स्लोली it will form the nervous disorder. Nervous disorder ये धीरे धीरे आना चालू हो जाएंगे। इनमें ड्रग्स में बहुत सारी जैसी चीजें हैं कि ओपोइड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये दोनों चीज के ऊपर अफेक्ट करेगा। हीरोइन ये इसका खेती किया जाता है, इट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट पैपावेर सोमनिफेरम, इट इज द नेम ऑफ प्लांट। देन कैनाबोलाइड्स, हशीश, कोकेन, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें एक मूड स्विंग किस प्रकार से होता है कि दीज आर, ये नशेली चीजें होती है। इसमें आदमी एक दुनिया से अलग दुनिया में चला जाता है और ये स्थिति में जाते समय कई बार पेरेंट्स की न सुनना और कुछ ऐसी चीजें कर बैठना जो सामाजिक आधार के ऊपर योग्य नहीं होती। ये हेलुसिनेशंस में ये कुछ एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा की दूसरी सुध-बुध खो जाते, दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, इस प्रकार से। अब इसमें जनरल ये होता है कि एमिगडाला इट इज अ इमोशनल ब्रेन पार्ट। ब्रेन में यहाँ पे जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटो ऑसिपिटल लोब, तो ये जितने भी जो लोब्स है ये एक एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अब ये सिस्टम जुड़े हुए होने के कारण हमारा टोटल नर्वस कोऑर्डिनेशन या बॉडी का कंट्रोल होता है। बट इन सच कंडीशन ड्यूरिंग द एडोलेसेंस स्टेज when we believe more on our brain rather than our parents. So जो पार्ट ये एमिगडाला, the emotional part of brain develops faster develop होता है than the frontal cortex. Frontal cortex में आपका जो पूरा ब्रिलियंसी, ये सारी चीजें जो डेवलप होती है, उससे इमोशनल स्टेज ये ज्यादा डेवलप होता है। और इससे कई बार ये डिपेंड करता है कि आपको अपने पेरेंट्स से किस प्रकार की ट्रीटमेंट मिल रही है। सबसे पहले ये चीज, आप अपने पेरेंट्स को कितना बिलीव कर रहे हो, उनकी बताई हुई गाइडलाइंस को किस प्रकार फॉलो कर रहे हो। जैसे अल्कोहल है या ड्रग्स है, ऑलवेज से नो, बिकॉज दीज आर द थिंग दैट डैमेज योर बॉडी कंप्लीटली। सो दैट्स व्हाई इन दिस पर्टिकुलर स्टेज you just feel, because you have to develop your personality and you have to enter in such a way, because whatever the examination are you preparing, in that examination your personality development plays an important part. So always serious in adolescent stage and always think for the positive things. Okay. Welcome students to the next session of our human health and diseases. Now we have seen different categories of diseases की सारी categories one by one हमने communicable और non communicable दोनों साइड में देखे। Now these diseases, it may occur by the microorganism or some may occur by the ingredients like food material, milk, water enters inside our body. Now these ingredients they infect the body, और बॉडी को जब इन्फेक्ट करते हैं तो जो फिजियोकेमिकल कंडीशन या जिसको कहेंगे हम लोग होम्योस्टैटिक कंडीशन, दैट इज मेंटेनिंग a internal state of body in a balance condition. बैलेंस कंडीशन का मतलब जो शरीर की भीतरी अवस्था है वो हमेशा स्थिर होना चाहिए। एक एग्जांपल देते हैं कि बॉडी के अंदर का जो वातावरण है ये हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम ऐसी कुछ चीजें खाने में आ जाती है
तो जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। वैसे भी शरीर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज सिक्रेटेड इन स्टमक, एट द सेम टाइम द बाइल जूस ऑल्सो सिक्रेटेड। तो बाइल जूस ये अल्कलाइन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिडिक होता है। तो दोनों की इससे इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर की कंडीशन ये कैसी होती है, न्यूट्रल। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो डिपेंड करती है कि एक इंडिविजुअल की रोग प्रतिकारात्मक शक्ति ये किस प्रकार से, उसको कहेंगे हम लोग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ये नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। अब आपने ये नोट किया होगा कि आपके ही फ्रेंड्स में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो हमेशा हेल्दी रहते हैं, जिनको कोई कभी इन्फेक्शन नहीं होता, या जिनको कोई ऐसा आपको पता है कि ये कभी बीमार नहीं गिरा। तो ऐसे जो ऑब्जर्वेशंस है आपके देखने में वो इसलिए होते हैं कि वो इंडिविजुअल की बॉडी में इम्यूनिटी पावर ये आपके मुताबिक उसके बॉडी में स्ट्रॉन्ग पावर है, ज्यादा पावर है, ताकि व्हेनेवर एनी पैथोजेनिक एजेंट ये बॉडी के अंदर प्रवेश करेंगे तो वो इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारात्मक शक्ति ये हमेशा उनको डिस्ट्रॉय करती है। उनकी जो इंटेंसिटी है इन्फेक्शन की उसको कम करती है और इसलिए वो हेल्दी कंडीशन में रहते हैं। अब अपने ही शरीर में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण हमारी बॉडी ये हमेशा प्रोटेक्ट कंडीशन में रहती है। जैसे फिजिकल बैरियर हो गया, देन एनाटॉमिकल बैरियर हो गया, देन फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। अब ये किस प्रकार से कि कुछ बैरियर ऐसे है कि जैसे आपके बकल कैविटी में, मुंह के अंदर में जो स्किन की जो लेयर है दैट इज बकल एपिथेलियम, ये हमेशा वेट कंडीशन में होता है। उसी प्रकार आपकी जो बाहर की जो स्किन है ये हमेशा आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो फिजिकल बैरियर्स है दैट इज म्यूकस लाइनिंग इनसाइड द बकल कैविटी एज वेल एज द स्किन पार्ट, ये प्रिवेंट करते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कोई भी पैथोजन को शरीर के अंदर प्रवेश करने से। उसी प्रकार आपके बॉडी में इंक्रीजिंग एंड लोअर डाउन ऑफ टेम्परेचर, ये कंडीशन, इंक्रीजिंग एसिडिक एंड अल्कलाइन कंडीशन, तो ऐसे कंडीशन में भी जो भी पैथोजेंस है वो पैथोजन से डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। देन फैगोसाइट में फॉर एग्जांपल लेते हैं न्यूट्रोफिल्स का या मोनोसाइट्स का, जिनमें ये कैपेसिटी होती है कि बाहर से आई हुई कोई भी फॉरेन थिंग पैथोजन उसको वो एंगल्प करती है, मीन्स उसको खा जाती है। तो ऐसे बैरियर्स के कारण हमारी बॉडी ये हमेशा सुरक्षित रहती है और वो पैथोजन हमारे बॉडी को कुछ भी हार्म ये पहुंचा नहीं सकते। तो सच बैरियर्स आर देयर इन नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी में ये सभी के शरीर में कम ज़्यादा मात्रा में, लेकिन सभी के शरीर में ये बैरियर्स उपलब्ध होते हैं। बट इन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में बाहर से वो पर्सन को इम्यूनाइज करना होता है। इम्यूनाइज करना मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स, सम विटामिन्स आर। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स है until and unless they are not introduced inside the body, उसको बॉडी के अंदर जो इंट्रोड्यूस करना है वो आइदर बाय इंजेक्टिंग थ्रू द इंजेक्शंस द्वारा या फिर ओरली थ्रू माउथ, दोनों तरह से उसका
मेन ये है, पर्पस ये है कि ये आपके शरीर में आने के बाद वो फेस करेंगे द डिफरेंट कंडीशन क्रिएटेड बाय द पैथोजन। तो उसमें पहला एंटीबायोटिक्स का हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। नाउ दिस एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पैथोजन इटसेल्फ। Now some pathogen like bacteria and fungi, some having ability to release some chemical, इनमें ये एबिलिटी होती है, ये कुछ डिफरेंट केमिकल से बॉडी में फॉर्म करते हैं और इसीलिए ऐसे बैक्टीरियाज को या ऐसे फंगस को कल्चर किया जाता है। कल्चर इसलिए किया जाता है ताकि उनसे वो केमिकल एक्सट्रैक्ट कर सके और एक्सट्रैक्टेड केमिकल से वो डोज बना सके, मेडिकल का डोज, जो इन्फेक्ट किए हुए पेशेंट के डिसीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने में काम आएंगे। तो यहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द लाइव ऑर्गेनिज्म, सम बैक्टीरिया एंड फंगस having capacity to release the chemical and that with the help of that chemical, उस केमिकल से जो मेडिसिन बनाई जाती है उसी को कहेंगे हम लोग एंटीबायोटिक्स। आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा जब आप डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे इस तरह से। अब इसमें कुछ एंटीबॉडीज है जो बैक्टीरियाज और फंगस से बनी हुई है। इसमें पेनिसिलिन, देन टेट्रासाइक्लिन, these are the common, streptomycin is also common antibiotics, then chloromycetin, cephalosporin and gentamicin. So these are the antibiotics which are used particular for treatment of disease. Now this part, today's session, it is our concluding part, means last part of our chapter. अब दोनों को अगर हमने कंपेयर किए, बैक्टीरियाज को और वायरसेस को, तो वायरस का जो ट्रीटमेंट है दैट इज मोर क्रिटिकल इफ यू कंपेयर्ड विद द बैक्टीरियल ट्रीटमेंट। बैक्टीरियल ट्रीटमेंट क्रिटिकल भी है और डिफिकल्ट भी है, बिकॉज वायरसेस आर कंटिन्यूसली म्यूटेटिंग का मतलब उनका जो सीक्वेंस है, जेनेटिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो बार बार ये बदलते रहता है और जिसके कारण कोई भी दूसरी मेडिसिन उस वायरस को किल नहीं कर सकती, मार नहीं सकती, क्योंकि वो म्यूटेजेनिक एजेंट ये कंटिन्यूस उसका सीक्वेंस ये चेंज करते रहते हैं। इसलिए जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है शरीर के अंदर, तो मेडिसिन तो हम लोग ले ही रहे, मेडिसिन लेते ही है, लेकिन उस वायरस ने इन्फेक्ट करने के बाद जो सेल हर्ट हुई है या फिर डैमेज हुई है, वो डैमेज सेल क्या करेंगी? वो डैमेज सेल सिक्रीट करती है एक प्रोटीन। क्या सिक्रीट करती है? एक प्रोटीन। एंड व्हेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन, उसी इन्फेक्शन के दौरान जो पेशेंट है उसमें जो डैमेज और डिस्ट्रॉयड होस्ट सेल है वो रिलीज करेंगी प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज अ इंटरफेरॉन। उसको क्या कहेंगे हम लोग? इंटरफेरॉन। ये प्रोटीन रिलीज करके ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा अनअफेक्टेड सेल्स के पास। मीन्स जो सेल को अभी तक कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वायरस का कुछ भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वो सेल के पास ये प्रोटीन जाएगा। एंड दिस प्रोटीन, दिस इंटरफेरॉन will protect the healthy cell, so this, इसके कारण ये अनइन्फेक्टेड सेल वो इन्फेक्शन से दूरी रहती है या वो सेल इन्फेक्ट नहीं होती। तो ऐसे रिलीज प्रोटीन को जो किसके द्वारा रिलीज की है?
ये रिलीज है जो इसके पहले की डैमेज सेल, और जिसकी खासियत है कि दिस इज एंटीवायरल प्रोटीन। इंटरफेरॉन इट इज अ एंटीवायरल प्रोटीन जो डिस्ट्रॉय होती या फिर जो सेल मरने वाली है उसके द्वारा बनाया जाता है। नाउ इस टाइप का ट्रीटमेंट दैट इज इंटरफेरॉन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डाइड सेल और द डिस्ट्रॉयड सेल, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये होता है इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा जो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा, एंड हिपेटाइटिस। इन्फ्लुएंजा एंड हिपेटाइटिस इसके दौरान अगर ये इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी की ही सेल ये खुद प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है और हमारे बॉडी का उस प्रोटीन से प्रोटेक्शन करती है। तो these are the some of the term that you have to keep in mind. Now next, that is immunization. ये आपने जब से आप चाइल्डहुड से धीरे धीरे जब बड़े हो रहे हो तो आपने ये देखा होगा कि बचपन में आपके पेरेंट्स ये आपको रेगुलर दवाखाने में लेके जाते थे, हॉस्पिटल्स में लेके जाते थे, जहाँ पे आपके बॉडी में इंजेक्शन दिया जाता था। ये इंजेक्शन क्यों दिया जाता था कि इस छोटी एज में आपको किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो। तो ये उसके पीछे का मेन पर्पस है, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजेस हो चुके हैं जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुए, दैट इज अ पैंडेमिक कंडीशन, एंड दीज डिसीजेस वेयर ड्रेडफुल। इतनी भयावह परिस्थिति थी उस समय वर्ल्ड वाइड कि इन डिसीजेस को फिर से एंट्री करने देना, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना और इसके लिए क्या क्या केयर लेना है ये ध्यान में लाया गया। और वो हिसाब से हर एक पर्सन को जन्म से ही राइट फ्रॉम देयर बर्थ कौन सी केयर करना है और उसको पर्टिकुलर कौन से ऐसे केमिकल्स उसके बॉडी में इंजेक्ट करना है, वो प्रोसेस को कहा जाता है इम्यूनाइजेशन। इसको क्या कहा जाएगा? इम्यूनाइजेशन। द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन दैट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द dangerous pathogen which may occur after the birth. So this immunization here, it is the artificial means which stimulate to produce the antibodies. Artificial means ये बाहर से लिए जाते हैं और वो आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। क्यों इंजेक्ट किया जाता है? ताकि वो डिसीज के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस कर सके। नाउ एक एग्जाम्पल कि जैसे हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स, कुत्ता अगर किसी को काट दिया है ड्यूरिंग डॉग बाइट, इट मे बी डेंजरस, क्रिएट द रेबीज कंडीशन विच इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोफोबिया। और ऐसी कंडीशंस में हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स से उसके बॉडी का सीरम निकाला जाता है, और वो सीरम में जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी पेशेंट के बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है या इंजेक्ट की जाती है। सो सच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन डन इन केस ऑफ द ड्रेडफुल डिसीज रेबीज। नाउ नेक्स्ट वन, वैक्सीन्स। नाउ वैक्सीन्स, व्हाट इज वैक्सीन्स? जो अभी आपको बताया था कि बचपन में आपको अलग अलग अंतराल पे इंजेक्शन देते थे या वैक्सीनेशन होता था। अब ये वैक्सीनेशन क्या है? These vaccines are weakened और जिसको कहेंगे attenuated, जिसको क्या कहेंगे? attenuate का मीनिंग कि उसको बायोलॉजिकली उसका जो इन्फेक्टिव पावर है, उसका जो पैथोजेनिक इफेक्ट है, वो पूरी तरह से एटीन्यूएट मीन्स लोअर किया जाता है, कम किया जाता है। इसमें
अलग अलग पैथोजेंस को यूज किया जाता है, और वो जिसका असर कम हुआ है ऐसे पैथोजेंस को उसकी वैक्सीन बना के आपके शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दैट इज प्रिपरेशन ऑफ वीकंड इन्फेक्शियस एजेंट और देयर प्रोडक्ट, और ऐसे उनके कुछ जो भी प्रोडक्ट है जैसे सिक्रीशन है ये वो आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, आइदर इंजेक्शंस के द्वारा और ओरली। सो these are the vaccine and different vaccines are there for different type of diseases। और जनरली ये केयर बचपन में ही इसलिए होती है, जैसे कि हिपेटाइटिस ए बी का होता है, पोलियो का होता है, पोलियो का इंजेक्शन, तो अलग अलग कि ताकि आप हेल्दी रहे और ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड इसका आपके बॉडी के ऊपर कोई भी असर न हो। सो फॉर दैट these vaccines are used. Now health is an important part of the humans में स्वास्थ्य की शुरुआत ये होती है छोटे गांवों से, देन अर्बनाइजेशन, शहर हो गए, शहर से बड़े सिटीज हो गए, बड़े सिटीज से एक स्टेट हो गया और स्टेट से फाइनली कंट्री जुड़ा हुआ है। अब हर एक देश का ये होता है कि उसके देश का हर एक नागरिक ये स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि जब स्वस्थ या हेल्दी कंडीशन में होगा देन एंड देन ओनली ही विल थिंक पॉजिटिव, एंड द पॉजिटिव थिंकिंग विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। राष्ट्र के विकास के लिए उसका स्वास्थ्य ये अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है, और इसकी केयर तब ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा जब ऐसे जो डिसीजेस है या जो पैथोजेनिक एजेंट्स है जो देश के नागरिक को उसका हेल्थ खराब कर सकते हैं, स्वास्थ्य कर सकते, बिकॉज if the person is healthy in that country, then it will make the healthy environment of nation, and healthy environment of nation will have the always positive attitude। और इसके लिए governments are organize the programs on national level में, जैसे during the old ages कि ऐसे पहले कुछ ऐसे डिसीजेस हो गए थे जिसके कारण महामारी के समान ऐसी कंडीशंस आई थी। ऑटोमेटिकली द पॉपुलेशन लॉस ये उसमें से हुआ था। तो ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे। नाउ ईच नेशन दे आर कनेक्टेड टू द डिफरेंट वर्ल्ड वाइड नेशन। सो इसकी जो शुरुआत है वो की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड बैंक, बिकॉज इट नीड्स ऑल्सो लॉट्स ऑफ मनी, सो दे मेड द प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम्स है ये किस लिए ऑर्गेनाइज किए और इसके पीछे का क्या हेतु है कि जब तक जो एनवायरमेंट अगर नॉन पोल्यूटेड है, क्लीन है, तो देयर द एनिमल्स एंड प्लांट विल सर्वाइव सेटिस्फैक्टरीली। वहाँ पे प्राणी और जो वनस्पति है ये दोनों लिविंग कंडीशन में अच्छी तरह से रह सकते। इसलिए सबसे पहला दैट इज एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस। जो भी सराउंडिंग्स है वो एनवायरमेंट का क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन करना, हाइजीनिक कंडीशन कैसे करना, जो वेस्ट मटेरियल है उसको किस वे में डिस्पोज आउट करना, तो ये एक मुद्दा था उसमें। देन क्लीनलीनेस, इसमें आपके दोनों चीजें आ गई कि आपका पर्सनल हाइजीन खुद को कितना क्लीन रखते हो, देन सेकंड योर हाउस एंड एज वेल एज द सोशल, जो समाज में आप रहते हो उस जगह।
देन पॉपुलेशन कंट्रोल में ये देखा गया कि गरीब या जो पुअर कंडीशन के जो लोग हैं, जिनमें एजुकेशन ना होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण इस चीज के बारे में कभी सोचा नहीं जाता था। तो पहले ह्यूमंस में ही ऐसी जो लोकेलिटीज है वहां पे एक पेरेंट को कम से कम 8 या 10 चिल्ड्रंस होते थे, उससे ज्यादा भी होते थे। अब इसका परिणाम ये होता था कि आउट ऑफ दिस 2 पेरेंट द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन द फीमेल पेरेंट, दैट इज मदर, क्योंकि उसका जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन था वो दिन ब दिन ड्यू टू द मैक्सिमम बर्थ वो कैसा होता था, वीक होता था। सेकेंडली कि एक परिवार में अगर ज्यादा सदस्य है तो प्रॉपरली उनके न्यूट्रिशन के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, तो इसलिए वहाँ की जो भी कम्युनिटी होंगी वो हमेशा अनहेल्दी या डिसीज कंडीशन में पाई जाएंगी। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल ये ध्यान में लाया गया कि एक परिवार में मैक्सिमम कितने सदस्य होना चाहिए ताकि वो परिवार का प्रमुख अपने चिल्ड्रंस को एक प्रॉपर एजुकेशन दे सके, एक प्रॉपर उनकी डे टू डे नीड्स जो है, प्रॉपर फूड है, ये सारी जरूरतें पूरी कर सके। देन वैक्सीनेशन जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस कि जन्म के बाद बाहर से जो भी पैथोजेंस उसको हार्म पहुंचाएंगे, उन पैथोजेंस को शुरू से कैसे रोकना, वो इम्यूनिटी वो चाइल्ड के अंदर किस प्रकार से प्रोड्यूस करना, इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम। देन न्यूट्रिशन, क्या वो ऐसी चीजें हैं कि जो शरीर के लिए पूरक है, उसके लिए बैलेंस डाइट में कम से कम क्या खाना चाहिए। एंड विलेज हेल्थ, क्योंकि शुरुआत ये होती है एक छोटे से गांव से, तो इस प्रकार से ये सारी चीजों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के द्वारा ध्यान में लाई गई, जिसके कारण एक देश का स्वास्थ्य ये कैसा हो सके। एंड दीज प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइज, अलग अलग देशों में ये सारे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें से सबसे पहला दैट नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। अब मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम की पहले क्लीनलीनेस कंडीशन ही नहीं होती थी, जिसके कारण द आउटब्रेक ऑफ द मलेरियल पैथोजन, दिस पैथोजन which are transferred by the vector female anopheles। इसमें प्रोटोजोन्स के अलग अलग स्ट्रेन्स थे, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। सो इसको सारी चीजों को नष्ट करना, और इसकी शुरुआत हुई 1953 से, 1953 से ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता गया, ताकि समाज में या जो कम्युनिटी जहाँ पे रहती है वहाँ पे जो गंदगी है, वो जो इम्प्रॉपर सैनिटेशन है, उसको दूर कर सके। देन लेप्रेसी एक से दूसरे में ट्रांसफर होता था, कुष्ठ रोग जिसको कहा जाता है, इसका भी इरेडिकेशन प्रोग्राम ये 1995 से। देन नेशनल ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग कहेंगे क्षय रोग, जो डायरेक्टली आपके लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है, ड्यू टू दैट यू आर नॉट गेटिंग अ एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो इसकी शुरुआत हुई 1962 से। देन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, it is controlled by नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी शुरुआत हुई 1987 में, क्योंकि इंडिया में इन 1986 में पहला एड्स का रुग्ण ये पाया गया तमिलनाडु में, चेन्नई में पहला एड्स का रुग्ण पाया गया,
कि वो पैथोजन जब वायरस, एड्स का वायरस HIV शरीर के अंदर जब एंटर करता है तो वो उसमें क्षमता है कि 6 महीने से लेके 10 साल तक वो डॉर्मेंट स्टेज में रहता है और उसका सबसे बैड इफेक्ट होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर। इट डिस्ट्रॉय द कंप्लीट इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड द अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, जो दूसरे जो पैथोजेंस है, ये निमोनिया, टाइफाइड, ऐसे अलग अलग जो पैथोजेंस है, वो पेशेंट को अल्टीमेटली उसका फाइनल क्या है, दैट इज अ डेथ, दैट इज डेथ। सो प्रॉपर सेक्सुअल कांटेक्ट, प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये बहुत सारे ये है कि जिसके तहत ये प्रोग्राम 1987 यानी 1986 में पहला पेशेंट मिलने के बाद 1987 से ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई। और पल्स पोलियो वैक्सीनेशन ये सभी को पता है और उसका रेगुलर पीपल्स में वो अवेयरनेस लाने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स से आप ऐड देखते हो टीवी के ऊपर, पेपर में आता है, तो दीज आर द प्रोग्राम एंड द नेशन always in sight that every individual और उस देश का हर एक नागरिक ये हमेशा स्वस्थ रहे। So this is the last part or topic. From next session we will start a new topic. Okay, thank you.